Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 worksheet number 24 साइंस की वर्कशीट है आपकी 28 अगस्त 2020 की। सो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का अगला प्रोसेस और दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन बेसिकली एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, इट यूजुअली नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। रेस्पिरेशन का जितना भी प्रोसेस हमने कराना है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो मस्ट है। ठीक है, वो आपको चाहिए ही चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। तो जो अब आप ये सोचोगे जो हम रेस्पिरेशन तो सांस लेना उसको जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का आना जाना जो होता है यानी कि हम नाक के द्वारा जो सांस लेते हैं वो होता है दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। ठीक है, या ब्रीदनिंग जिसको बोलते हैं। ब्रीदनिंग मतलब गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है ब्रीदनिंग का प्रोसेस। बट इसके अलावा एक और होता है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड को सिंपलर उसके जो कंपोनेंट्स उनके अंदर ये तोड़ता है ताकि एनर्जी जो है वो निकाली जा सके। तो रेस्पिरेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है फूड से एनर्जी लेने का। ठीक है, फूड से एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है, फूड से एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये मस्ट होती है, O2 जो मस्ट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर फूड से एनर्जी लेने का जो पूरा प्रोसेस है दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। और दो तरह का है यहाँ पे, एक तो ब्रीदनिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदनिंग जस्ट मीन जो हमारा गैसियस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है सिंपल फूड ताकि उसमें से एनर्जी निकाली जा सके। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक। देखो आप एरोप्लेन नाम सुनते हो, ठीक है, एरोप्लेन जो हवाई जहाज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हवाई जहाज। ठीक है, तो हवाई मतलब हवा आया ना, तो हवा की प्रेजेंस के अंदर हवा में से हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर नहीं होता, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ये जो है ये एरोबिक जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बट एनारोबिक जो है साइटोप्लाज्म के अंदर और ईस्ट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है पर्टिकुलरली। एनारोबिक के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 और वाटर होते हैं, और एरोबिक के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो CO2 और वाटर होते हैं। एनारोबिक जो है उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल, लैक्टिक एसिड जो है वो होते हैं। ठीक है, या तो अल्कोहल होगा या लैक्टिक एसिड होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लूकोज की होती है और फॉर्मेशन होती है CO2 की, वाटर की, और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है वो ग्लूकोज की होती है और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज होता है। इथेनॉल एक तरह की अल्कोहल ही होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है इथेनॉल का मतलब होता है दो कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनता है इथेनॉल। ठीक है, और ओल क्यों आया? क्योंकि वो एक अल्कोहल है। उसके बाद में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसके अंदर रिलीज होती है। एरोबिक के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 ATP एनर्जी जो है उसको रिलीज करता है, बट लेस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 2 ATP एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब ATP क्या है हमने 2 बार पढ़ा, तो ये आपको ना दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन जो हमारा ग्लूकोज है वो कैसे टूटता है। यहाँ पे थोड़ी फिगर क्लियर नहीं है, इसका एक क्वेश्चन है, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब मैं आपको इसको कंप्लीटली करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए हम पहले देख लेते हैं कि ATP क्या है। ठीक है, इसको बोला जाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक ADP होता है और एक ATP होता है। ठीक है, ADP मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट, डाई मतलब 2 और P मतलब फॉस्फेट और A का मतलब एडेनोसाइन। ये है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3 और P का मतलब फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट और यहाँ पे 3 फॉस्फेट। तो जब हम क्या करते हैं ADP के अंदर एक फॉस्फेट और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ATP बन जाती है। ठीक है, जब हम ADP के अंदर एनर्जी प्लस एक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं या एक फॉस्फेट ऐड करके उसके ऊपर एनर्जी लगा देते हैं तो क्या बन जाती है? ATP बन जाती है। ठीक है, P का मतलब है फॉस्फेट।
ऑन हाइड्रोलाइसिस इट रिलीजेस एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो एक मोल के पीछे ये 30.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो देती है। नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। उसके बाद में यूज टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द अदर रिएक्शंस इन द सेल, और अलग अलग जो सेल के अंदर रिएक्शन होती है उनको एनर्जी भी जो है वो प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस। यानी कि पावर का हाउस है, शक्ति का घर है, और जहाँ से अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, सेल के अलग अलग प्रोसेसेस के लिए एनर्जी जो है वो सप्लाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, अभी पढ़ा, दैट इज एटीपी, तो नीचे आपका लिखा हुआ है दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, यहाँ पे ये 2 ई जो है ये नहीं है आपके। ठीक है, जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का प्यूवेट के अंदर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जिसके अंदर हमें मिलती है वो कहाँ पे होता है, तो आपको ऑप्शन दिया साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में, तो आपका आंसर आएगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस. Gases are exchanged in this form of respiration. It can be found in cytoplasm and mitochondria. Glucose breaks down into carbon dioxide and water. All higher organisms such as mammals have these type of respiration. जो बड़े जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उच्च दर वाले, उनके अंदर जैसे मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। अनएरोबिक के डिफरेंस क्या, आप इनको ना टेबल बना के लिखना, इस साइड एरोबिक और इस साइड एनारोबिक लिख के, वहाँ पे अच्छा लगता है, एक एग्जामिनर भी जो है वो आपका इंप्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद में है द ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है इस टाइप के रेस्पिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं होता यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर। लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर ये जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ये होता है। अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सिर्फ हैवी एक्टिविटीज़ के अंदर होता है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट है वो उठाते हैं, तो हैवी एक्टिविटीज़ में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने 3 पाथवेज जो है वो बतानी है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की। अब वो डायग्राम मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहली हमारे पास होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक है, सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ये प्यूवेट के अंदर टूटता है, प्यूवेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम जो ईस्ट है उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं। इन दिस प्रोसेस प्यूवेट है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। एरोबिक के अंदर जो है वो प्यूवेट के अंदर ब्रेक डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनते हैं। दिस रिलीज एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन मच मोर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए जो है एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक से। उसके बाद में तीसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एक तो एरोबिक है जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक अनएरोबिक है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक में तो हमने ऑक्सीजन देनी नहीं, एक में देनी है और एक में कम देनी है। ठीक है, जितनी चाहिए उतनी नहीं, कम देनी है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एट द टाइम देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी मेनली ड्यूरिंग द वाइगोरियस एक्टिविटी। वाइगोरियस एक्टिविटी मतलब हैवी एक्टिविटीज जो होती हैं इन आवर मसल्स। Pyruvate is converted into lactic acid, which is a 3 carbon molecule compound. The formation of lactic acid in muscles causes cramps. Cramps आते हैं ना मसल्स के अंदर, ठीक है, cramps आ जाते हैं कई बार। ठीक है, मोच जैसा जब फील होता है ना उसको बोलते हैं cramps। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की मसल्स के अंदर, उसी के कारण जो है वो हमारे पास जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर, मांसपेशियाँ जो होती हैं उनके अंदर cramps आते हैं। तो अब ये 3 पाथवेज यहाँ से समझो। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म के अंदर प्यूवेट के अंदर कन्वर्ट किया गया, और प्यूवेट जो होता है उसके पास 3 कार्बन होते हैं, यानी कि C3 वाला होता है। अब उस प्यूवेट प्लस एनर्जी के अंदर इसको तोड़ लिया गया। अब इसका 3 अलग अलग तरीके से हम रिएक्शंस करवाते हैं। पहला तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनएरोबिक, ईस्ट की प्रेजेंस में ईस्ट की फर्मेंटेशन कराते हैं, तो वहाँ पे हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन
उसके बाद में हमारे मसल सेल्स के अंदर होती है ये, और वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल कंपाउंड है वो है, और इसके कारण क्रैम्प्स आते हैं मसल्स के अंदर। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो पहला था जहाँ पे ऑक्सीजन O2 जो है वो है ही नहीं, दूसरा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो है, और तीसरा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो लेस है या लैक है, उसकी कमी है। ठीक है, कमी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक सी जो है, ओके मतलब पूरी भी नहीं है, बिल्कुल ना भी नहीं है, पर थोड़ी बहुत है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एंडोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जो इसकी फुल फॉर्म है। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप करते हो तो इसको ना बड़ा बड़ा लिखना है, एंडोसाइन, फिर ट्राई, TRI, ट्राई, T से मतलब ट्राई, और उसके बाद में P से मतलब फॉस्फेट। वैसे ये भी लिखोगे तो कोई अलग नहीं होता है, गलत नहीं करेंगे आपका कोई भी, बट ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, अगले को पता लग जाता है कि A का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है और P का मतलब क्या है। ठीक है, सो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 24 फॉर अगस्त 28 के लिए, फॉर क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में।